नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त सवाल इंडिया का आप देख रहे हैं। एनडीटीवी के पास कलकत्ता रेप और मर्डर केस जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन से यानी कि जांच से जुड़ी हुई कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, वो ज़रा आप तक लेकर आते हैं, साझा करते हैं क्या क्या अब तक हमें हमारी जानकारी जो सीबीआई के सूत्रों से है उसमें क्या क्या पता चला है। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी जो है वो कराई है। उसमें संजय रॉय से उसकी निजी जिंदगी के बारे में कई अहम सवाल पूछे गए। तो सीबीआई कोशिश ये कर रही है समझने की कि इस व्यक्ति का कैसा चाल चरित्र अभी तक रहा है। संजय रॉय से की एक से अधिक शादियों को लेकर भी सवाल पूछे गए। संजय रॉय की मां ने एक शादी की बात की, उसकी बहन ने दो शादियों की बात कैमरे पर कबूली थी। संजय रॉय के मोबाइल फोन से मिले हिंसक पोर्न वीडियो पर भी सवाल उठाए गए। अब संजय राय का जो जिस तरीके से हाइपर सेक्सुअलिटी से ग्रसित है ये कहा गया एक्सपर्ट्स के द्वारा। संजय रॉय ने टेस्ट के दौरान बताया वो अक्सर रेड लाइट एरिया में जाता था। वारदात के दिन रेड लाइट एरिया पे जाने के सवाल पर वो गुमराह करने वाला उसने जवाब दिया। उसने ये बात कबूली कि वारदात के दिन उसने पॉर्न वीडियो देखे थे। यानी कि एक कोशिश जो है सीबीआई की एक पिक्चर यानी कि पूरी एक चित्र करने की कि कहीं ना कहीं समझा जाए कि इस व्यक्ति की मानसिक हालत क्या है, क्यों इतना बड़ा जघन्य अपराध इसने किया, उसके पीछे क्या क्या मोटिवेशन है, उसमें ये सब काम आएगा सीबीआई को जब कोर्ट में बात होगी। मुकेश मेरे सहयोगी उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, आप सबसे पहले वो दिखाते हैं। आरोपी संजय राय का सीबीआई ने साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस साइकोलॉजिकल टेस्ट में कई खुलासे हुए हैं। ये टेस्ट दिल्ली से सीएफएसएल के आए 5 एक्सपर्ट ने किया है और 5 घंटे तक ये टेस्ट चला। इस टेस्ट के दौरान आरोपी संजय राय ने ये बताया कि वारदात के पहले वो कोलकाता में रेड लाइट एरिया में गया था, उसने शराब पी और अपने मोबाइल में कई पॉर्न वीडियोस देखे हैं। उसके मोबाइल से कई पॉर्न वीडियोस भी बरामद हुए हैं जो काफ़ी हिंसक हैं। सीबीआई इस मामले में इन तमाम एंगल से जांच कर रही है कि क्या संजय राय सीरियल ऑफेंडर है, क्या उसने पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है। जो सीबीआई के सोर्सेस हैं उनके मुताबिक जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है उसकी जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान ऐसी आशंका है कि जो संजय रॉय है वो सेटाराइसिस हाइपर सेक्सुअलिटी से ग्रसित है, यानी कि सेक्स के लिए अति कामुकता से वो ग्रसित है, ऐसा इस टेस्ट के दौरान लगता है। उसने 4 शादियां की थीं और उसकी जो बहन है उसने 2 शादियां की थीं। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान कई खुलासे सामने आए हैं जिसमें ये बात सामने आ रही है कि आरोपी वारदात के पहले जो है वो कोलकाता में रेड लाइट एरिया में गया, उसने शराब पी और उसके बाद फिर पॉर्न वीडियोस देखे और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। कोलकाता से कैमरामैन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं सीबीआई कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच में जुटी है और आरोपी संजय रॉय और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है। सीबीआई जांच के बारे में हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर विस्तार से बता रहे हैं। कोलकाता के इसी सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर पहली और दूसरी मंजिल पर सीबीआई का दफ्तर है, जहां पर आरोपी संजय रॉय और आरजी कर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ चल रही है। संदीप घोष से 7वें दिन लगातार पूछताछ जारी है। इससे पहले 78 घंटे उससे पूछताछ हो चुकी है। उसके मोबाइल को सीबीआई ने सीज कर लिया है। उसकी जो गाड़ी है उसकी भी जांच की गई और उस पर जो सबसे बड़ा आरोप है, जो कि सीबीआई ने कोर्ट में भी कहा कि क्राइम सीन में बदलाव किए गए, यानी कि क्राइम सीन को नष्ट करने की कोशिश की गई और सीबीआई ने कहा कि वहां पर कई सबूत जो है वो नष्ट किए गए। तो इस तरह से जो आरोपी संजय रॉय है उससे तो पूछताछ चली रही है, लेकिन जो संदीप घोष हैं उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपने क्यों जो मृतक लड़की है उसके परिवार को 4 से 5 घंटे बाद जानकारी दी और उसके बाद 9 अगस्त की दोपहर को 3 बजे मृतक लड़की का शव उसके परिवार को दिखाया। तब पता चला उसके परिवार को कि उसकी हत्या हुई है, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। यहाँ तक कि इस घटना के बाद संदीप घोष ने पुलिस को जानकारी देने से पहले
एक मीटिंग की और मीटिंग में क्या कुछ हुआ इसको लेकर भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। कोलकाता पुलिस को भी घटना के 4 से 5 घंटे बाद जानकारी दी गई और तब जाकर कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। ये भी सीबीआई ने कहा कि जो घटना स्थल है उसकी वीडियोग्राफी ना करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन डॉक्टरों के दबाव डालने के बाद वहाँ पर घटना स्थल की वीडियोग्राफी की गई। तो इस तरह से सीबीआई ये तमाम सवाल जो संदीप घोष से उससे पूछ रही है कि आपने ये सारी जानकारियाँ क्यों छुपाई, आपने पुलिस को जानकारी देर से क्यों दी, और आप एक डॉक्टर हैं, आपको शव देखते ही मालूम चल जाना चाहिए था कि लड़की की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, क्योंकि मृतक लड़की के शरीर पर चोट के 14 से ज़्यादा निशान थे, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसके परिवार ने देखते ही बता दिया कि उसकी हत्या हुई है, लेकिन जो प्रिंसिपल थे उनको आखिर इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी, जबकि डॉक्टरों ने, वो एक मेडिकल कॉलेज है और सबसे पहले उसका शव डॉक्टरों ने वहाँ पर देखा था। तो इसको लेकर लगातार जो सवाल हैं वो संदीप घोष से किए जा रहे हैं। 7वें दिन उससे पूछताछ चल रही है और अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि जो संदीप घोष हैं उन्होंने कई जो फैक्ट्स हैं वो छुपाए हैं और इसीलिए उन पर जो सबूत मिटाने का मामला है उसके तहत वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं। तो लगातार पूछताछ जारी है और सीबीआई इस मामले में तमाम जो वैज्ञानिक टेस्ट हैं, जो तकनीकी जांच है, वो भी लगातार कर रही है। कोलकाता से कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं कोलकाता रेप और मर्डर केस में डीएनए रिपोर्ट पर सबकी नजर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि डीएनए रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि इस केस में सिर्फ एक ही आरोपी था, यानी कि गिरफ्तार संजय रॉय की भूमिका है, या इसमें कुछ और लोग भी हैं। जिस तरीके से एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, बताया जा रहा है कि एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। मुकेश की रिपोर्ट। मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले में सबसे अहम होने वाली है डीएनए रिपोर्ट। दरअसल सीबीआई ने मौकाए वारदात पर जाकर जो नमूने लिए हैं, जिसमें मृतक लड़की के बाल हैं, नाखून हैं या उसके स्किन के नमूने हैं, इसके साथ ही जो आरोपी संजय रॉय है उसके भी ब्लड सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ में लड़की के प्राइवेट पार्ट में जो स्वयं मिला है उसके नमूने भी डीएनए जांच के लिए भेजे गए हैं। अब सीबीआई इस डीएनए जांच रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है। अगर ये नमूने संजय रॉय के नमूनों से मैच कर गए तो फिर ये साफ हो जाएगा कि संजय रॉय ही इस घटना में शामिल है। अगर इसमें कुछ और डीएनए सैंपल पाए गए तो फिर ये मालूम चलेगा कि इसमें एक के अलावा कुछ और आरोपी हैं। और अगर संजय रॉय के जो ब्लड सैंपल है उसका जो डीएनए है अगर वो मैच नहीं हुआ तो फिर पूरी कहानी पलट जाएगी। तो सीबीआई की जांच में डीएनए की रिपोर्ट, डीएनए की सैंपलिंग सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये साइंटिफिक टेस्ट है और कोर्ट में भी इस टेस्ट को स्वीकार किया जाता है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद मामले में जो है वो जांच को नई दिशा मिल जाएगी, मामला पुख्ता हो जाएगा। तो सीबीआई ने सभी जो डीएनए के सैंपल हैं, जो ब्लड के सैंपल हैं, वो दिल्ली में CFSL लैब में भेजे हैं और वहाँ पर जो डीएनए की सैंपलिंग है वो होनी है। हालांकि इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये रिपोर्ट जैसे ही आएगी साइंटिफिक तौर पर जो इस केस में की जांच है उसको एक दिशा मिल जाएगी और सीबीआई के पास जो सबसे अहम सबूत है वो हो जाएगा। हालांकि अब तक की जांच में ये बात ज़रूर सामने आई है कि घटना के वक्त केवल संजय रॉय ही सेमिनार हॉल के अंदर गया था, क्योंकि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में वो 8 और 9 अगस्त की रात अकेले अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और करीब 45 मिनट रुकने के बाद वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब तक की जांच में ये बात सामने आ रही कि वो अकेला इस पूरे घटना में शामिल था, लेकिन सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को, अपनी एफआईआर को ओपन रखा हुआ है और इसमें जो भी फैक्ट्स आएंगे उस हिसाब से जांच की दिशा तय होगी। सीबीआई ये जांच कर रही है कि क्या ये मामला सिर्फ रेप का है या गैंग रेप का है, क्या इसमें एक आरोपी है या कई लोग शामिल हैं। तो इसमें डीएनए की जो रिपोर्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है और उससे जांच को एक नई दिशा मिल जाएगी और सबूतों के तौर पर सबसे अहम सबूत इस रिपोर्ट के बाद मिल जाएगा। वहीं इस केस में कोलकाता में जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार
सवालों पे घिरी हुई है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से बात की और उनसे समझने की कोशिश की कि क्या क्या सवाल इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार के कम से कम गवर्नर ऑफिस से उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक मेडिकल छात्रा के साथ रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस मामले में ममता सरकार और कोलकाता पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस समय मेरे साथ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जो ये मामला है, जो जघन्य घटना हुई है रेप और हत्या की, इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत दुख की बात है। जो दुर्घटना हुआ है इसमें सारे लोगों को बहुत शौक आए हैं। इसके सॉल्यूशन होना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस लिया है, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर्स पास किया है। उसके बारे में मैं कुछ कमेंट्स नहीं दूंगा। हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो जो आदेश दिया है वो पालन करना है और सरकार की उत्तरदायित्व है वो पूरा करना है। ये आग जिसने जलाया है वो उसको बुझाना भी। पीपल आर वेटिंग। सर, ममता सरकार पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मामले को दबाने की कोशिश शुरुआत में हुई? सरकार जो काम करता है वो उसमें लोग सैटिस्फाइड नहीं है। इसलिए बंगाल में ही नहीं सारे भारत में आंदोलन हो रहा है, प्रसन्नमेंट हो रहा है। इसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। लोगों का सवाल के लिए जवाब देना सरकार के कर्तव्य है। वो कर्तव्य पालन करना ही है, नहीं तो इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सर, पुलिस ने शुरुआत में बताया कि मामला आत्महत्या का है। घर वालों को डेड बॉडी बहुत देर से दिखाई। आपको लगता है कि पुलिस और जो सरकार है उसने इस मामले को कहीं ना कहीं शुरुआत में दबाया और कई सबूत जो है वो छिपाए गए, इस तरह की आशंका है? पुलिस ने, गवर्नमेंट ने शुरुआत में क्या कहा उसका कोई रेलेवेंस अभी नहीं है, क्योंकि क्लियर इंस्ट्रक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उसके अनुसार काम करना ही है, इन्वेस्टिगेशन होना है। जो है कल्प्रिट, सच जो है वो बाहर निकालना है, ज़रूर तुरंत करना है। सर, आप दिल्ली गए थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मिले, तो क्या कोई आपने रिपोर्ट सौंपी उनको? क्या कुछ बातचीत हुई थी सर? गवर्नर और राष्ट्रपति जी से क्या कम्युनिकेशन हो रहा है वो कॉन्फिडेंस रखना ही है। इसलिए मैं उसके बारे में कोई कमेंट अभी नहीं कहूँगा। सर, आप जो मृतक लड़की है उसके परिवार से भी मिले हैं, उनके परिवार से क्या बातचीत हुई? उन्होंने आपसे क्या कुछ मांग की? उन्होंने मुझसे बहुत कुछ कहा, वो भी आप मैं कॉन्फिडेंस रहूँगा। उसका दुख मुझे मालूम है। माँ बाप का दुख, माँ का दुख वो अत्यंत गहन है। आई सिंपैथाइज विद देम, आई रेस्पेक्ट देयर सेंटिमेंट्स। इसलिए इसके बारे में मैं को कुछ अभी नहीं कर सकता हूँ। क्या उन्होंने कोई पुलिस पर आरोप लगाए कि उनकी बेटी के मामले को दबाया गया? ऐसी कोई बातचीत हुई सर आपसे उनकी? उनको अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होना है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस रहूँगा। जो कुछ चीफ मिनिस्टर से कहना है वो मैं कहूँगा। जो कुछ वो करना है वो ज़रूर करना ही है। आवश्यक कार्रवाई हम करेंगे। सर, उपराज्यपाल होने के नाते इस मामले को लेकर आप क्या कुछ करने वाले हैं या इस मामले का आपने संज्ञान लिया? क्या कुछ करने वाले हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ ले डाउन किया है उसके अनुसार मेरा काम मैं करूँगा।
सर, जो सीबीआई जांच कर रही है, आपको लगता है कि जांच अब सही दिशा में जा रही है? अब तक एक ही आरोपी जो कोलकाता पुलिस ने पकड़ा था वही अरेस्ट है और अभी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। बहुत सारे लोगों से पूछताछ चल रही है, तो आपको लगता है कि जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है? इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। इन्वेस्टिगेशन जाने दो, सच बाहर निकलेगा ज़रूर। सर, एक एलिगेशन ये लग रहा है कि कोलकाता के उस मेडिकल कॉलेज में ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट चल रहा था। इसको लेकर कोई आपको जानकारी या कोई शिकायत मिली हो इस तरह की? देखो, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ। जो कुछ आरोप लिया है, इन्वेस्टिगेशन में सच बाहर आएगा, मैं उसके बारे में कोई कमेंट अभी नहीं दूंगा। सर, करप्शन के भी एलिगेशन लगे हैं और कोलकाता पुलिस ने संदीप घोष जो प्रिंसिपल रहा है उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब इस मामले के को तूल पकड़ने के बाद केस दर्ज किया गया है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो करप्शन था वो पहले से चल रहा था कॉलेज में और संदीप घोष भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं? भ्रष्टाचार और हिंसा ये दोनों बंगाल सोसाइटी में है। इसके कंट्रोल करने के लिए सरकार कुछ नहीं करता। इसके बारे डिटेल्स के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कमेंट करूंगा। इन्वेस्टिगेशन में सारा कुछ बाहर आएगा। तो ये है पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस और तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपनी राय रखी है। इस मामले में जो सीबीआई है वो लगातार जांच कर रही है और जांच के बाद जो बाकी की चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। कोलकाता से कैमरा पर्सन शंकर दा के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। वहीं एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। एम्स दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल जो है वो खत्म हो गई है। कोलकाता रेप और मर्डर केस के विरोध में हड़ताल पिछले कई दिनों से चल रही थी। ओपीडी बंद थी। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद 11 दिनों बाद अभी हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है डॉक्टर्स ने। आपको बता दें कि लगातार यहां पर ओपीडी जो थी वो बंद थी, मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपील की थी कि ये हड़ताल को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा के मामले पर एक कमेटी बना चुका है और इस इन्वेस्टिगेशन पर भी सुप्रीम कोर्ट पैनी नजर बनाए हुए है। पल्लव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पल्लव, एम्स के डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म करने का अब फैसला लिया है। राहत की बात होगी। वहां पे अब बहुत सारे जो मरीज हैं, कई अलग राज्यों से भी मरीज वहां पर आते हैं, काफी दिनों से परेशान चल रहे थे। देखिए अंकित, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो एम्स से मरीज हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और करीब 11 दिनों से जो एम्स के जूनियर डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर थे और वो लगातार जो कोलकाता में घटना हुई थी महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसके बाद से वो स्ट्राइक पे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और करीब 11 दिन से उनका ये प्रोटेस्ट जारी था। लेकिन आज जो उनकी जीबीएम हुई है, जनरल बॉडी मीटिंग, उस पर उन्होंने फैसला किया है कि वो अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर रहे हैं और वो अब जो है अपने काम पे पहले की तरह लौट रहे हैं। उन्होंने इस बात की बहुत भरोसा जताया है कि जिस तरीके से पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, टास्क फोर्स का गठन करने की बात की और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए उसके बाद वो अपनी स्ट्राइक को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को लेकर भी आश्वस्त दिखे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका जो पेशेंट केयर का जो मुख्य फोकस है वो अभी भी उनका जारी रहेगा। लेकिन भले ही वो अपनी स्ट्राइक ख़त्म कर रहे हैं लेकिन वो अपना प्रोटेस्ट सिंबॉलिक तरीके से जारी रखेंगे। उनका ये भी कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम पूरे मामले को इस तरह आगे बढ़ाते रहेंगे और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वो इस मामले को उठाते रहेंगे। लेकिन जो 11 दिन बाद उन्होंने स्ट्राइक ख़त्म की वो बहुत बड़ा फैसला है और अब जिस तरीके से पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं दिल्ली के या अन्य राज्यों के, वो भी इस पर फैसला लेने के करीब पहुंच गए हैं और वे स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के निर्णय के करीब हैं। कल आपने देखा होगा कि गुजरात के जो तमाम डॉक्टर्स थे जूनियर्स, उन्होंने स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी थी और जो आईएमए है वहाँ के भी जो सूत्र है वो भी ये बात अंकित कह रहे हैं कि उनका भी कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को देख रहा है, वो पूरे मामले की निगरानी खुद उच्चतम न्यायालय कर रहा है, तो अब डॉक्टर्स को अपने काम पे लौट जाना चाहिए। हालांकि उनकी मांग जायज है और उनका बार बार कहना है कि सरकार को, मंत्रालय को और तमाम जो अथॉरिटी है उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है वो सबसे अहम है और क्योंकि मरीज परेशान हो रहे हैं इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर रहे हैं। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ डॉक्टर्स का रिएक्शन इस पर आ रहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। जिस तरीके से 13 से 14 दिन का स्ट्राइक था एम्स में,
क्या मीटिंग में हुआ, जनरल बॉडी मीटिंग में? देखिए 11 दिन का कुल आज 11वां दिन है हमारी स्ट्राइक का, और हम सब जानते हैं कि बहुत कुछ हुआ पिछले 11 दिनों में। बट अभी जो 2 सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो कॉग्निसेंस पे हियरिंग हुई है, आज की दूसरी हियरिंग के बाद हम थोड़े से एश्योर्ड हैं कि जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो कॉग्निसेंस ले रहे हैं, इन सब चीज़ों पे संज्ञान ले रहे हैं, और हम उन पे भरोसा करते हुए अब अपने काम को फिर से शुरू करने की आज से अपील कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर रघुनंदन दीक्षित है, मैं आरडीएम्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगे, क्या हुआ है इतने दिन के हड़ताल में, क्या आपने डिसीजन लिया? देखिए, हम लोग पिछले 11 दिन से हड़ताल कर रहे थे, और उसके बाद बीच में 2 बार कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और हमें उससे काफ़ी रिलीफ मिली। पहले हाई कोर्ट ने जो हमारी पहली डिमांड थी उसको पूरी किया और कोर्ट को सीबीआई को ट्रांसफ़र किया। फिर सेकेंड टाइम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और उस केस को अपने पास कंसीडर किया, और वहाँ पर बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन हुआ। छोटी छोटी डिटेल्स पर बातें हुई कि डॉक्टर्स की ड्यूटी कितने घंटे की है, क्या क्या परेशानी आ रही है, कितने खतरे हैं, वायलेंस होने का कितना रिस्क है। उन सब पे पहली हियरिंग हुई थी, उससे हम लोग संतुष्ट थे। लेकिन आज हमारे जो रिप्रेजेंटेशन था उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, सीपीए पर ही बात हुई, और जैसा उन्होंने बताया है, डायरेक्टिव दिया है कि अभी इमीडिएट 1 वीक के भीतर जो सारी खामियां हैं उनको पता किया जाएगा और उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए एम्स की जो जनरल बॉडी है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट और संघर्ष जो है जस्टिस के लिए और हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए वो जारी रहेगा। तो यानी कि चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये स्ट्राइक खत्म हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जब ये पूरा केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर से सख्त सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की का अंतिम संस्कार हो गया था कोलकाता में, उसके बाद भी एफआईआर नहीं हुई। 30 सालों में जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस डायरी और पोस्टमार्टम के वक्त में अंतर जो है वो कितना जांच पर सवाल उठा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो डॉक्टरों की सुरक्षा का ध्यान रखे, और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 साल से मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। चीफ जस्टिस ने यह भी बोला कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी का कारण क्या है। कॉलेज के प्रिंसिपल को खुद एफआईआर करने आगे आना चाहिए था। वे किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सुनवाई के दौरान डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो इस पर चीफ जस्टिस दीवा चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बात की उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर काम पर लौटेंगे और उस स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। मेरे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आज काफी अहम बातें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने कही। कम से कम उसमें एक अच्छी बात यह निकल के आई कि डॉक्टर्स को थोड़ा भरोसा बढ़ा है और इसी वजह से स्ट्राइक अब वापस ली जा रही है। लेकिन कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल की सरकार से कड़े सवाल आज भी पूछे गए। देखिए, निश्चित तौर पर करीब 2.5 घंटे के हियरिंग में अब तक जो जांच की गई है, पहले कोलकाता पुलिस द्वारा, उसके बाद सीबीआई द्वारा, उसको लेकर बहुत विस्तार से उसकी समीक्षा आज हियरिंग के दौरान की गई और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना है। 3-4 बहुत स्पष्ट बातें हैं। देखिए, सीबीआई की तरफ से पहली बार उनके वकील ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज रखे हैं और उसमें ये कहा गया है कि पहला सवाल यही है कि पहले 24 घंटे में जो कोलकाता पुलिस का जो रवैया था, और जैसा आपने भी जिक्र किया कि उसमें जो अननेचुरल डेथ हुई थी, लेकिन अननेचुरल डेथ में पोस्टमार्टम जो है वो एफआईआर दर्ज करने के पहले ही कर दिया गया, और इसको लेके भी बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा सवाल था कि टैंपरिंग का एक सवाल उठा कि मैनिपुलेट किया गया है जो क्राइम सीन है उसको, क्योंकि सीबीआई को जांच के दौरान बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं सेमिनार रूम में जहां पर हत्या हुई थी, रेप हुआ था, और वहां पर जो क्राइम सीन है उससे छेड़छाड़ हुई है। तो सीबीआई की जांच को लेके बहुत सारे सवाल उठे। आज मेरे साथ शरद भी हैं जो लगातार मेरे साथ मॉनिटरिंग करते रहे। आज पहला सवाल शरद ये है कि क्या नया तथ्य आज देश के सामने आया है, क्योंकि सीबीआई ने औपचारिक तौर पर अब तक तो कहा नहीं था। 1 हफ्ते की जांच के बाद सीबीआई की तरफ से क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य इस मर्डर केस के बारे में रखे गए? देखिए, एक तो आपने बता ही दिया कि जो क्राइम सीन था उसके साथ छेड़छाड़ की गई, ये सीबीआई ने आज कोर्ट में बताया है। और ये बताने का मतलब ये है कि
जो प्राथमिक जांच होनी चाहिए थी, जो कोई भी क्राइम होता है तो ये कहा जाता है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो लेकिन वो कोई सुराग छोड़ता है, तो सुराग जो सबसे ज़्यादा मिलने की संभावना होती है वो क्राइम सीन पर ही होती है। इसलिए क्राइम सीन को कॉर्डन ऑफ किया जाता है, उस एरिया को जो है बंद कर देता है कि कोई यहाँ पर आएगा नहीं। लेकिन अगर उसके साथ छेड़छाड़ हो गई है तो फिर ये सवाल है कि कैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी और किस दिशा में जाएगी, पहली बात। दूसरा, सीबीआई की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसी के ऊपर जो है कोर्ट ने सवाल जवाब किए हैं पश्चिम बंगाल से, और उससे ऐसा नज़र आ रहा था देखकर कि जो तथ्य पेश किए गए हैं वो ऐसा लग रहा था कि क्रोनोलॉजी जो है वो उलट पुलट हुई पड़ी है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर लड़की की डेथ जो है वो सुबह हो चुकी है तो जीडी एंट्री जो बताई जा रही है, जो दस्तावेज में आई है, वो 10 बजे की बात की जा रही है। फिर ये कहा जा रहा है कि शाम को 6-7 बजे के बीच में पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन क्रिमेशन जो था वो रात में हुआ और उसके बाद में बताया जा रहा है एफआईआर हो रही है, जबकि एफआईआर तो शुरू में हो जानी चाहिए। एफआईआर का मतलब ही ये होता है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ये सबसे पहले क्यों नहीं हुई और ये आखिर में जाकर क्यों हो रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हो रहे थे और उनसे जो जस्टिस पारदीवाला हैं उन्होंने जब सवाल जवाब किए तो पहले उन्होंने कुछ कोड ये जानना चाह रही थी कि जो अननेचुरल डेथ की बात है ये आपने कब रिकॉर्ड करी है, तो उन्होंने कुछ बताया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दीजिए क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास भी होंगे। तो पहली बार ऐसा लगा, बहुत वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, लेकिन ऐसा लगा कि शायद प्रिपेयर नहीं थे या मामला इस तरह का है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि आप जिम्मेदारी से बयान दीजिए, जल्दबाजी में मत दीजिए। फिर जब वो जवाब देने में बहुत ज़्यादा समय लेने लग गए तो जस्टिस पारदीवाला को टिप्पणी करनी पड़ी कि अगली बार से कोई अच्छा पुलिस अधिकारी अपने साथ रखेगा। तो ये स्थिति आज कोर्ट के अंदर थी। लेकिन मैं फिर कहूँगा पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि हमने प्रोसीजर फॉलो किए हैं, केस डायरी सारी हमने दे दी है, हैंड ओवर कर दी है और इसमें जो प्रोसीजर वो फॉलो किया गया है। कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कोई टिप्पणी नहीं की है। अपने सुनवाई के दौरान बहुत कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि कोर्ट अपना दबाव बनाए रखना चाहता है, लेकिन जांच एजेंसी को मौका भी देना चाहता है, वो देखना चाहता है, सुनना चाहता है कोर्ट, लेकिन अभी इस लेवल पर इंटरफेयर नहीं करना चाहता। इसलिए कोर्ट ने अपनी जो लिखित जो आदेश दिया है उसमें केवल ये कहा है कि दोबारा से आप सीलबंद लिफाफे में सीबीआई भी, पश्चिम बंगाल पुलिस भी अपनी रिपोर्ट दे, 5 सितंबर को सुनवाई होगी। लेकिन इसके अलावा जांच के ऊपर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है, केवल डॉक्टर्स को कहा है कि आप काम पर लौटिए और आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जी, तो अंकित, बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्ती से निगरानी करने वाला है, जो सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। और आज ये तय हो गया, 2 हफ्ते का और वक्त दिया है सीबीआई को और पश्चिम बंगाल सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अंकित देखिए इसमें अब भी बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। सवाल प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर है और जिसका जिक्र शरद कह रहे थे कि जो एफआईआर हॉस्पिटल को दर्ज करानी थी वो एफआईआर रात को 11:40 पर पीड़िता के जो पिता हैं उनके गुजारिश पर एफआईआर की गई। तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं। 14 दिन बाद ये जो इस मामले में सुनवाई आगे बढ़ेगी। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, शरद, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और शर्मनाक घटना की। सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक नाबालिग के साथ रेप का मामला अब सामने आया है, जिस पर एक्शन सरकार ले रही है। जो उत्तर प्रदेश का बिल्कुल अब बुलडोज़र जस्टिस जिसे कहा जाता है, बुलडोज़र न्याय, उससे भी उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ रही है सरकार। यहाँ पर आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार के घर बुलडोज़र चला दिया गया है। उसके घर पर हुए कथित अवैध निर्माण को गिराया जा रहा है। आरोप है कि जब नवाब सिंह ने ये घटना अंजाम दी थी तो उस समय पीड़िता की बुआ कमरे के बाहर मौजूद थी। पीड़िता की आवाज़ लगाने पर भी उसे इग्नोर किया और उसकी बुआ के खिलाफ ये एक्शन लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस में आरोपी मोइन खान के खिलाफ एक्शन तेज है। रेप आरोपी के ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी मोहम्मद मोइन खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर आज बुलडोज़र एक्शन शुरू किया गया। प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे के बाद बुलडोज़र के साथ यहां पर पहुंची। इसके बाद कॉम्प्लेक्स में तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई। अब ये सब अवैध निर्माण के तौर पर तोड़े जा रहे हैं, पर सवाल फिर ये उठता है कि इतने सालों तक, जब तक ये घटना कुछ ऐसी नहीं होती या ये आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं, तब तक क्या प्रशासन की आंख बंद रहती है इन सब अवैध इमारतों को लेकर। छोटा सा एक ब्रेक का वक्त हो चुका है,
ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। महिलाओं से जुड़े अत्याचार से जो जुड़ी हुई कहानियां हैं, वो ऐसा नहीं कि देश के सिर्फ एक ही हिस्से से आ रही हो। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक नाबालिग लड़की का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। शव शे गांव के गन्ने के खेत में मिला। पुलिस को शक है कि पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। रात से लापता बच्ची का शव मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मेडिकल टीम जो है वो वहां पर जांच कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के थाने में बदलापुर स्कूल में नन्ही बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर स्कूल एक सुरक्षित जगह नहीं है तो शिक्षा और अन्य सभी चीजों के अधिकार की बात करने का क्या मतलब है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यहां तक कि 4 साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। यह कैसी स्थिति है, यह बेहद चौंकाने वाली बात है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या जब तक लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे जांच गंभीरता से नहीं होगी। कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई। अदालत ने यह भी सवाल उठाए कि 13 तारीख की घटना की एफआईआर 16 तारीख को दर्ज कराई गई और 22 तारीख को पीड़िता के जो पीड़ितों हैं उनके परिवार वालों के बयान दर्ज कराए गए। कोर्ट ने कहा कि अगर हम जरा भी लगा कि मामले को दबाने की कोशिश हो रही है तो हम किसी के खिलाफ एक्शन लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। बदलापुर के स्कूल में नन्ही बच्चियों के साथ दुष्कर्म मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्कूल प्रशासन, पुलिस और सरकार तीनों को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल जिस तरह का वहां दुष्कर्म हुआ और उसके बाद स्कूल प्रशासन ने जो देरी की और पुलिस ने मामला दर्ज करने में भी जो देरी की है, लापरवाही की है, उसको लेकर लोग बहुत ही आक्रोशित थे। बदलापुर उस दिन बंद हो गया था और पूरे मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। यही वजह है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए आज उस पूरे मामले की सुनवाई की और सीधे एडवोकेट जनरल को तलब किया, आईओ को यहाँ पर तलब किया और जो एसआईटी बनाई गई है राज्य सरकार की तरफ से, उनकी चीफ आईपीएस अधिकारी जो है आरती सिंह है, वो भी यहाँ पर मौजूद थी और एक एक सवालों का जवाब जानना चाहा, खास करके केस के बारे में। और कोर्ट ने ये पाया कहीं ना कहीं कि पूरे मामले में पुलिस और सरकार की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है। अगर कोई लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे तो क्या पुलिस इसे गंभीरता से नहीं लेगी? ये बहुत बड़ी सख्त टिप्पणी थी। मामला 13 तारीख को हुआ, इसकी एफआईआर जो है कि 16 तारीख को की गई, यानी उसमें एक तो देरी हुई। दूसरे, जिस तरह से दोनों बच्चियों में का बयान दर्ज होना चाहिए था तो अभी तक एक बच्ची का ही बयान दर्ज हुआ था, दूसरी बच्ची का बयान दर्ज नहीं हुआ था, तो ये क्यों नहीं किया गया समय पे, ये सवाल उठाया गया। तीसरी जो बात थी वो ये कि जो स्कूल प्रशासन है, मामला पोक्सो के बारे में जानकारी रखते हुए भी उसने कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं की, एक तरह से कोताही बरती। तो पुलिस ने स्कूल प्रशासन के किसी अधिकारी को इसमें पार्टी क्यों नहीं बनाया, ये भी पूछा गया। और जब इसमें एसआईटी की जांच की घोषणा कर दी गई थी, बना दी गई थी, तो फिर बदलापुर पुलिस ने जो दस्तावेज हैं वो क्यों नहीं एसआईटी के हवाले किया। और पांचवा ये था कि जब सुओ मोटो ले लिया, ये पता चल गया है पुलिस को, तब पुलिस ने देर रात में दूसरी बच्ची के जो पिता हैं उनका बयान दर्ज किया गया, जो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में लापरवाही और कोताही बरती गई है। और बड़ा सवाल जो अदालत ने उठाया वो ये इस पूरी बहस के दौरान कि अगर स्कूल जैसी जगह भी बच्चियों के लिए सुरक्षित नहीं रहती है तो फिर क्या जगह हो सकती है। और 4 साल की बच्ची को भी लोग अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो क्या हो सकता है। इससे बड़ी हैरानी की बात, चौंकाने वाली बात क्या होती है। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरह से इस बदलापुर के वारदात ने सबको झकझोर दिया है, अदालत को भी कहीं ना कहीं लगा कि सुओ मोटो लेते हुए एक सख्त संदेश देने की ज़रूरत है ताकि लोगों का जो भरोसा उठता दिख रहा है सिस्टम पर से, वो उसे कहीं ना कहीं कायम रखा जा सके। इसीलिए कड़ा रुख अपनाया और स्कूल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सरकार सभी को फटकार लगाते हुए सभी से एक तरह से जवाबदेह बनने के लिए कहा है। मुंबई से कैमरामैन सागर शिर्की के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। बदलापुर के स्कूल में चलिए, तो अब वक्त हो चुका है आपसे एक सवाल पूछने का, जिसको आप हर बार की तरह QR कोड स्कैन करके अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। आपकी राय को हम एनडीटीवी पर दिखाएंगे।
सवाल आज का ये है कि क्या डॉक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से पूरे केस की सुनवाई कर रहा है कोलकाता को लेकर, हड़ताल छोड़ के काम पे वापस आ जाना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स ने अपना इरादा अब साफ कर दिया, जैसे दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स अब वापस हड़ताल उन्होंने ले ली है, लेकिन क्या सभी डॉक्टर्स को अब अपनी हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए? इसका जवाब आप QR कोड को स्कैन करके हमें भेज सकते हैं, हाँ या ना में, क्योंकि आपको बता दें कि हड़ताल पर पूरे देश के अंदर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब अपील की है कि आप वापस आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस की निगरानी कर रहा है। चलिए, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, सीधे आपको ले चलते हैं। ये हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई खबर आ रही है। जेजेपी को हरियाणा चुनाव से पहले एक और झटका लगा है। जेजेपी के 5वें विधायक रामनिवास ने भी इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 4 विधायक छोड़ चुके हैं जेजेपी का साथ। अभी 2 दिन पहले ही यह खबर आई थी। और जेजेपी पार्टी जिस तरीके से अभी एक के बाद एक विधायक जा रहे हैं, पूरी तरह से सफाई की ओर जाती दिखाई पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि सिर्फ 1 महीना चुनाव के लिए रह गया है, इसलिए विधायकों को अपनी विधायकी जाने का कोई डर नहीं है। सिर्फ 1 महीने के लिए और विधायक हैं, उसके बाद नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। लेकिन एक झटका लगा है, 5वें विधायक जो हैं वो भी छोड़ के चले गए हैं। इससे पहले 4 विधायक जेजेपी को पहले ही छोड़ चुके हैं। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में इन्होंने प्रचार भी किया था और अब बीजेपी में ही शामिल होने की इनकी खबरें आ रही हैं। गुरप्रीत सिंह चीना मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, दुष्यंत चौटाला और उनकी माता के अलावा शायद जेजेपी में अब कोई विधायक बचा ही नहीं है। नहीं, ये 3 विधायक है अभी। अगर बात करें तो दुष्यंत चौटाला, उनके माताजी और उनका एक दोस्त है अमरजीत डांडा, वो है। लेकिन इस वक्त बात करें तो ये 6th विधायक है जिन्होंने ये रिजाइन दे दिया है। और 2 जो MLA थे जेजेपी के, उन्होंने आज विधानसभा स्पीकर को अपना MLA शिप से भी रेजिग्नेशन दिया। तो कहीं ना कहीं अगर कुल मिला के बात करें तो ये जेजेपी को बड़ा झटका है, क्योंकि ये 6th विधायक ऐसे जाना कहीं ना कहीं पार्टी को विधानसभा पोल के मुताबिक ये लगता है कि बड़े झटके मिल रहे हैं। और क्या कैंडिडेट कितने बचेंगे या नहीं बचेंगे, क्योंकि पिछली बार सरकार में जेजेपी ने अहम रोल किया था सरकार बनाने में। लेकिन इस समय लग रहा है कि जेजेपी से नाराज विधायक कहीं ना कहीं और पार्टियों में अपना स्थान ढूंढ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर हैं, वहां से यूक्रेन भी जाएंगे। उन्होंने पोलैंड के प्रधानमंत्री से बातचीत की और मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति स्थिरता की जल्द बहाली के लिए वार्ता की अपील भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया से जुड़ने का ऑफर भी दिया। दो लोकतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लियामेंट के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आर्थिक सहयोग को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए क्षेत्र में पोलैंड वर्ल्ड लीडर्स में से है। हम चाहते हैं कि पोलैंड की कंपनियां भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूड पार्क से जुड़े। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में नहीं हो सकता। किसी भी संकट में मासूम लोगों की जान की हानि पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए
भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 साल से जंग जारी है। दोनों तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं, जिसमें कई सैनिक और जो आम लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो वहाँ पर जो रूसी सैनिक हैं या यूक्रेन के सैनिक हैं वो घायल हो रहे हैं। यूक्रेन के कई सैनिक ऐसे हैं जो जंग में अपना कोई ना कोई अंग गंवा चुके हैं। उनका पुनर्वास एक बड़ी चुनौती है। उनको रिहैबिलिटेशन करने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। ये खुद को बचाने की लड़ाई है, रूस के आक्रमण से यूक्रेन को बचाने की। ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन का फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेंटर है। कीव शहर में इसे एक पुनर्वास केंद्र के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वादिम भी आते हैं जो युद्ध में घायल हुए और चलने फिरने की अपनी शक्ति गंवा बैठे। व्हील चेयर पर आते हैं लेकिन वजन उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये मिस्टर वदीम है जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे थे रूस की सेना के साथ और घायल हुए, और इनके रिहेबिलिटेशन की जो कोशिश है वो चल रही है। हम दुभाषी के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ आखिर क्या हुआ। सो व्हाट हैपेंड टू हिम, वेयर ही वाज फाइटिंग and how he got injured. Vadim was holding his service in Bakhmut city, and there was this missile attack with Grad. So that was he was covered with this air wave and hit severely. So this is the outcome. Okay, so where he got the injury, on which part of the body? Severe injury of spine. And how the rehabilitation efforts going on, and how you people are helping him out? Concerning rehabilitation, what the most important for Vadim is motivation and support from people around. It's not even the matter of money, but that when he's doing his exercise, so he has this immense support by people around. वादिम के 2 बेटे हैं और दोनों यूक्रेन की सेना में हैं। इनके साथ इनका एक बेटा अर्तेम भी घायल हुआ है। वादिम और उनके बेटे सहित 15 वार वेटरन इस पुनर्वास केंद्र में खुद को सेहतमंद करने की कोशिश में जुटे हैं। So what exactly happening there? How you are helping these former military men to in rehabilitation? І, зокрема, заняттям кіберспортом, що сприяє ментальній реабілітації наших захисників. Actually, this is just a part of rehabilitation program accompanied with some physical activity classes, but in particular cyber sports helps the veterans to recover mentally and to improve their mental health. अनौपचारिक आंकड़े के मुताबिक पिछले 2.5 साल की लड़ाई में 1.5 लाख से अधिक यूक्रेन के सैनिक जख्मी हुए हैं और अपना कोई न कोई अंग गंवा बैठे हैं। इनका पुनर्वास एक बड़ी चुनौती है, लेकिन परिवार के साथ साथ सरकार और समाज सभी अपने योद्धाओं के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। So usually one veteran, how long rehabilitation he needs? Робимо медичне обстеження і пропонуємо друге, а може й третій цикл оздоровлення. Depends on how much the person is injured. Generally, it's about 21 day course, after which the veteran undergoes another medical check, and then the program is modified according to this improvement. इस पूरे युद्ध में यूक्रेन की सेना ने अपने संकल्प का परिचय दिया है। तभी 2022 में कीव के दरवाजे तक पहुंच गई रूस की सेनाओं को भागने को मजबूर कर दिया। वादिम कहते हैं कि फिट हुए तो फिर मोर्चे पर जाएंगे। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना घुसने की बात सुनकर वो मुस्कुरा उठते हैं और कहते हैं कि ये यूक्रेन को बचाने की लड़ाई है। Final question: How do he feel? How do he feels when he got to know that Ukrainian army is now in Kursk in Russia? Okay. So when he got this news, how he felt about it? Without jokes, we would say that the Russians should also feel what is war on their territory, and without no doubt, it was the right decision. वदिम अकेले नहीं हैं। इनकी तरह हज़ारों यूक्रेन के सैनिक हैं जो घायल होने के बाद अलग अलग रिहैबिलिटेशन सेंटर पे अपने आप को रिहैबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें सरकार की तरफ से तो उनको साथ मिल ही रहा है, परिजनों की तरफ से भी साथ मिल रहा है,
लेकिन सबसे बड़ी बात कि पूरा समुदाय जो है वो यूक्रेन के ऐसे सैनिकों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाया, जो घायल होकर लौटे हैं और फिर से युद्ध के मोर्चे पर जाने का इरादा पालकर रखते हैं। यूक्रेन से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को ट्रेन से यूक्रेन पहुंचेंगे। इस यात्रा पर उन्होंने कहा है कि शांति से जंग के समाधान पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन दौरा किस तरीके का रहेगा, उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। कूटनीतिक तौर पर यह बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में ये दौरा हो रहा है। जुलाई में रूस के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने युद्ध रोकने की मुखर वकालत की है। पुतिन के सामने भी कहा कि युद्ध रुकना चाहिए। तब ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की सख्त आलोचना की थी जब वो रूस गए थे। अमेरिका को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर ऐतराज था। अब यूक्रेन दौरे पर रूस की नजर लगी रहेगी। प्रधानमंत्री के सामने संतुलन साधने की चुनौती है, जो अब तक भारत पिछले 2.5 साल से करने की कोशिश कर रहा है। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी देंगे युद्ध रोकने की सलाह? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका को भी देंगे संदेश? मॉस्को से कीव तक संपर्क साधने की कोशिश में प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।